हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। रेंजर का जो सिलेबस है, जो सीजीपीएससी के मेंस के सिलेबस से मेल खाता है, उसका जो लाइट का जो पोर्शन है उसके मैक्सिमम वीडियो मैंने बना लिया है। आज जो लेक्चर है वो लाइट से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। किसी भी स्टूडेंट जो पहली बार इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है, तो मैंने लगभग 14 से 15 वीडियोस मैंने यूट्यूब में मैंने डाला है। वहाँ जाकर आप इनको देखेंगे तो टॉपिक वाइज मैंने उसको डाला है। जैसे अपवर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, दर्पण हुआ, समतल दर्पण, गोली दर्पण, लेंस क्षमता, ये तमाम चीज़ों को मैंने अलग अलग वीडियो बना के डाला है। और ख़ासकर रेंजर के एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने बनाया है। आज का जो लेक्चर है, रेंजर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में एक आता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत और दूरदर्शी का सिद्धांत क्या है, इसको मैं भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपसे एक अपील है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं मैं रेंजर से या सीजीपीएससी मेन से रिलेटेड, वो आप लोगों तक आसानी से सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो एक सामान्य सी बात है कि अगर कोई चीज़ हमारे नज़दीक रखा हुआ है तो वो हम उसको क्लियर देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु हमसे दूर होते जाती है वो उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती, और एक स्थिति ऐसा प्राप्त होता है कि वो वस्तु बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती। तो प्रश्न ये है कि किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखना किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आकार पर तो निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वस्तु के आकार के साथ साथ वो वस्तु कितनी दूर पर रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम चांद को देखते हैं तो चांद काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब हम तारों को देखते हैं तो चांद की तुलना में काफी छोटा दिखाई देता है। तो इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि चांद काफ़ी बड़े होते हैं और तारे काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है। तारे तो चांद से भी काफ़ी कई करोड़ों गुना बड़े होते हैं, लेकिन हमको तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तारे इसलिए छोटे दिखाई देते हैं कि तारे इतनी अधिक दूरी पर है, उनका साइज काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन वो इतनी अधिक दूरी पर है कि उन दूर स्थित वस्तुओं का हमारी आंखों में या नेत्र लेंस में जो दर्शन कोण निर्मित होता है बहुत छोटा होता है। लेकिन चांद तो पृथ्वी का उपग्रह है, काफ़ी नज़दीक है तारों की तुलना में, तो चांद के द्वारा हमारे नेत्र लेंस में जो कोण निर्मित होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए चांद बड़ा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है कि हम दर्शन कोण के मान को कैसे बढ़ाएं। अगर हम दर्शन कोण के मान को बढ़ा देंगे तो चीज़ें हमको बड़ी दिखाई देंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कोण का डेफिनेशन बताता हूं। तो व्हाट इज द विजुअल एंगल? दर्शन कोण होता क्या है? चलिए, दर्शन कोण के बारे में यह है, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय अस, हमारे द्वारा किसी वस्तु को देखा जाना, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द एक्चुअल साइज, हमारी आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाना वस्तु के आकार के साथ साथ किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई। यानी किसी भी वस्तु का आकार बड़ा या छोटा दिखाई देना इन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, वस्तु कितनी बड़ी है और कितनी दूर रखी हुई है, और उस वस्तु के द्वारा, जो चाहे पास हो या दूर हो, हमारी नेत्र लेंस में कितना एंगल बन रहा है। अगर एंगल का मान ज्यादा है, कोण का मान ज्यादा है, तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, और कोण का मान छोटा है, छोटा बन रहा है, यानी काफी दूर रखा हुआ है, तो वो छोटी दिखाई देगी। तो किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र लेंस में जो एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में इसी विजुअल एंगल को बढ़ाया जाता है, जिससे चीजें आवर्धित और बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, अब चलिए हमारी आंखों में होता क्या, देखिए, ये हमारी रेटिना है, ये नेत्र लेंस है, और ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना है। हमने लेंस में भी इसका डिस्कशन किया था।
ये चलिए ये लाइन खींच दिया मैं, ये नेत्र लेंस है स्टूडेंट्स। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो इसके द्वारा मेरी आंखों में जो कोण निर्मित होगा उसको बोलूंगा अल्फा। क्या बोलूंगा मैं? अल्फा। अब चलिए इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे क्यों ले जाता हूं मैं, यहां रखता हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं। यानी पहले यह वस्तु मेरी आंखों के सामने था, अब मैंने अपने आंखों से थोड़ा पीछे ले गया, मतलब नेत्र लेंस से इसकी दूरी को बढ़ा दिया। अब देखिए इसके द्वारा जो रेड पेन से लिखा हूं डॉटेड लाइन के द्वारा, ये पहले इसका इमेज कहां बन रहा था? A1 पे बन रहा था जब AB पर था। जब A डेज B डेज पर था तब इसका रेटिना पर इमेज जो बन रहा था वो कहां बन रहा था? A2 पर बन रहा था। तो अगर आप देखेंगे कि रेड पेन के द्वारा यानी इस लाइन के द्वारा, रेड डॉटेड लाइन के द्वारा जो एंगल बन रहा है हमारे नेत्र लेंस में उसको अपन बोलते हैं बीटा, और ब्लैक पेन के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा बोलते हैं। तो कोण अल्फा, ये अल्फा क्या है? इसको बोलते हैं दर्शन कोण। कब है? जब वस्तु ए बी स्थिति में थी, ए बी स्थिति में थी, यानी नेत्र लेंस के नजदीक थी, नेत्र लेंस के नजदीक थी। उसके बाद बीटा क्या है? कोण बीटा क्या है? कोण बीटा देखिए, जब वस्तु को ए डेज बी डेज पर रखा गया, यानी वह नेत्र लेंस से दूर है, नेत्र लेंस से दूर है। तो जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जाते हैं, ये यहां था तो एंगल अल्फा बन रहा है, अब वस्तु को उठा के मैंने यहां रख दिया तो एंगल जो बन रहा बीटा। तो आप देखोगे यहां पर जो दर्शन कोण अल्फा है वो बड़ा है, दर्शन कोण बीटा छोटा है, यानी दर्शन कोण बीटा का मान दर्शन कोण अल्फा से कम है। यानी जैसे जैसे वस्तु को नेत्र लेंस से दूर क्यों ले जाते हैं, उस वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र लेंस में जो कोण निर्मित होता है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे कोण का मान कम होगा वस्तु का इमेज भी छोटा होगा। जैसे ए बी था तो यहां से लेकर इतना बड़ा इमेज बन रहा था, अब यहां पर रख दिया गया तो इमेज केवल इतना छोटा हुआ। और दूर रखोगे, चलिए और रखिए, यहां रखिए, तो ये अगर ऐसा तो करोगे ये और छोटा बनेगा, यहां बनेगा, यानी ए डबल डेस बी डबल डेस पर रख दिया तो इमेज इतना छोटा बना, फिर नजदीक लाया इतना बड़ा, और नजदीक लाया इतना बड़ा। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ स्टूडेंट, किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र लेंस में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। तो लिखा भी हुआ है द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय द अर्थ डिपेंड ऑन नॉट ओनली ऑन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी वस्तु के द्वारा नेत्र लेंस में कितना एंगल बन रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। यानी उस वस्तु के द्वारा हमारे नेत्र लेंस में जो एंगल बनता है उस एंगल से डिसाइड होगा कि वस्तु बड़ी दिखाई देगी कि छोटी दिखाई देगी। अगर वो हमारे काफ़ी नज़दीक है वस्तु तो उसका दर्शन कोण बड़ा होगा, वो बड़ा दिखाई देगा। जैसे जैसे वस्तु को हमारे नेत्र लेंस से दूर होता जाएगा उसका दर्शन कोण छोटा होता जाएगा, वस्तु का जो इमेज रेटिना पर भी छोटा होता जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा जो सिलेबस है जो रेंजर का, जो CGPSC मेंस का, वो क्या बोल रहा है प्रीलिम्स और मेंस का, कि जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को आपका बेसिक चीज़ को क्लियर होना चाहिए। उसमें डिफरेंस क्या है, उसका रे डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा मैं, दोनों में क्या अंतर है, उसका फोकस दूरी कैसे देखते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। और लास्ट में मैं आपको पिछले साल जो रेंजर एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको बात अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। चलिए इसके बाद आगे हम देखेंगे माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, अब हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि आपको लेंस सिद्धांत में मैंने बताया था, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखा हुआ है, यानी उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के अंदर रखा हुआ है, तो उसका इमेज बड़ा बनता है, वस्तु की ओर बनता है और आवर्धित बनता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस ही किसी भी वस्तु का इमेज को मैग्नीफाइड कर सकता है। क्या अवतल लेंस नहीं कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि अवतल लेंस में इमेज हमेशा छोटा बनता है। तो अवतल लेंस का उपयोग हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में नहीं करते हैं। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये बहुत अच्छी बात है कि जो दुनिया का जो पहला टेलीस्कोप जिसको गैलीलियो ने बनाया था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से एक टेलीस्कोप बनाया। गैलीलियो का नाम सभी जानते हो, ही वॉज द फादर ऑफ द फिजिक्स, जिन्होंने जड़त्व के नियम के बारे में बताया और दुनिया का पहला टेलीस्कोप अपने अथक परिश्रम से खुद बनाया। और उन्होंने हमारे सौरमंडल को देखा तो उन्होंने पाया कि हमारा सौरमंडल वैसा नहीं है कि जैसे कि किताबों में या कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। कैथोलिक लोग ये प्रचारित किए थे कि हमारा जो सौरमंडल का केंद्र है या ब्रह्मांड जो उस समय की मान्यता थी वो पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर सभी चक्कर लगा रहे हैं, सभी ग्रह, तारे, सूर्य सभी लगा रहे हैं, जो कि गलत था। लेकिन उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो गैलीलियो को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से दुनिया का पहला टेलीस्कोप बनाया, जिसको हम बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। और उस टेलीस्कोप के द्वारा उन्होंने हमारे सौरमंडल में जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा को देखा। तो उन्होंने पाया कि यूरोपा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि अपने मूल ग्रह जुपिटर का चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने कोपरनिकस मॉडल को समर्थन किया कि कोपरनिकस ने जो बताया कि सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो जो गैलीलियन टेलीस्कोप में था उसमें एक उत्तल लेंस था और एक अवतल लेंस था। मैग्नीफाइंग जो ग्लास था वो उत्तल लेंस था, और अवतल लेंस का जो काम था वो इमेज को बना के उत्तल लेंस को देता था वो। लेकिन आजकल वो टेलीस्कोप यूज़ नहीं करते हैं, अब तो काफ़ी एडवांस टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। तो स्टूडेंट मैं बताना ये चाहता हूँ कि चाहे वो माइक्रोस्कोप हो टेलीस्कोप है, दो चीज़ों पर आधारित है। नंबर वन, माइक्रोस्कोप, पहला पॉइंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात क्या है कि विजुअल एंगल को बढ़ाना, विजुअल एंगल को बढ़ाना। टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। हाउ विल इंक्रीज द विजुअल एंगल? अगर हम किसी भी प्रकाशीय यंत्र, खासकर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के द्वारा किसी तरह से हम दर्शन कोण के मान को बढ़ा दें तो प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया। यह काम किया जाता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। और दूसरी चीज जो आपको मालूम है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस में भी क्या, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में खासियत होती है, इसको बाद में डायग्राम बनाएंगे, यदि वस्तु उत्तल लेंस में एफ व प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और वह वस्तु की ओर बन जाता है, तथा वस्तु की ओर बन जाता है। तो स्टूडेंट मैं ये बताना ये चाहता हूं कि पहली चीज है कि चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है कि हम दर्शन कोण के मान को बढ़ा देंगे। दर्शन कोण के मान को जैसे बढ़ाते हैं तो वो जो इमेज है या जो उस वस्तु से जो इमेज प्राप्त होता है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, मैंने लेंस सिद्धांत में बताया था कि किसी भी उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तो द इमेज विल बी मैग्नीफाइड, काफ़ी बड़ा बनता है। और ये काम केवल उत्तल लेंस में ही बनता बड़ा, अवतल लेंस में कभी बड़ा इमेज नहीं बनता, अवतल लेंस में हमेशा छोटा इमेज बनता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है कभी भी। ठीक है, उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है। तो इन दो सिद्धांत के आधार पर हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स,
पहला माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब इसमें केवल एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग दो लेंस यूज करते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। पहले लेंस को बोलते हैं ओ लेंस, यानी अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की ओर होता है, और दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है, ई लेंस बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस या आई लेंस। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको इसका रे डायग्राम बताऊंगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे होता है वो शॉर्ट में बताऊंगा। आपका इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको जानना है कि माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम कैसा होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। इन चीज़ों को जानना है, इसी को बताया जाएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल है। क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और जैसे कि मैंने आपको वहां लिखा है उत्तल लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे आपको मैंने वहां लिखा है कि जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका इमेज बड़ा बनता है, ए डेज बी डेज आवर्धित, ये फाइनल इमेज है एच डेज, और ये इसकी हाइट है एच, तो एच डेज काफ़ी बड़ा बनता है। तो उस कंडीशन में इसका जो इमेज बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इस अंतिम प्रतिबिंब का, हमारी आंख, ये हमारी आंखें हैं, लगा के देख रहा हूँ मैं, तो आंखें तो सामने में उत्तल लेंस का चश्मा लगाऊं या कोई उत्तल लेंस रखा हूँ और इस ए बी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ इस लेंस के थ्रू, तो जब देखता हूँ तो इसका जो फाइनल इमेज बीटा बन रहा है। और एक और चित्र बनाएंगे स्टूडेंट, ये केवल चित्र आपको ध्यान रखना है कि इसको हम एक बार लेंस के साथ ए बी को देखेंगे तो देखेंगे हमारे नेत्र लेंस में कितना एंगल बन रहा है, बीटा, और बिना लेंस के इसी ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के हम देखते हैं तो हमारी आंखों में जो एंगल बनता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो किसी भी प्रकाशीय यंत्र की जो क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, किसी भी प्रकाशीय यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, ये दो बातों से डिसाइड होती है, वो है बीटा अपान अल्फा। बीटा का मतलब स्टूडेंट अंतिम नेत्र द्वारा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण, यानी ये आपका हो गया ये नेत्र द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और ये होगा बिना लेंस के नेत्र लेंस में नेत्र द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो स्टूडेंट ये इसको फॉर्मूले को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये आता भी नहीं है फिर भी हम आपको बता रहे हैं। यानी किसी अगर सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर आपको उस माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता निकालना है, उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है, तो एक बार उस चीज को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखिए, फिर उसके बाद बिना माइक्रोस्कोप के थ्रू देखिए। जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमारे आंखों में जो एंगल बनता है उस अंतिम प्रतिबिंब का वो है बीटा, और जब बिना माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो हमारी आंखों में उस वस्तु का इमेज अल्फा बनता है। तो बीटा अपान अल्फा को ही बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ये फॉर्मूला आपका माइक्रोस्कोप में भी काम आता है और टेलीस्कोप में भी काम आता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि फाइनल इमेज के द्वारा, फाइनल इमेज जब बनता है किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, जब मैग्नीफाइंग करने के बाद जो फाइनल इमेज बनता है उस फाइनल इमेज का हमारे नेत्र में कितना एंगल बन रहा है, बीटा। और जब हम बिना किसी लेंस की मदद से हम अपनी आंखों से उसी ऑब्जेक्ट को, जब हम उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, उस कंडीशन में जो इमेज बनता है इस वस्तु का हमारी आंखों में जो कोण निर्मित होता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो बीटा अपान अल्फा। तो इस तरीके से जब सॉल्व करोगे तो किसी भी सरल सूक्ष्म दर्शी, की
आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट m=d/u। ठीक है, u जो है नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी है, और ये कैपिटल D है जो मैंने आपको डिफेक्ट ऑफ विजन बताया, ये है D। तो D क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, यानी उस वस्तु को बिना लेंस के हम अपने नजदीक रखते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और देखते हैं तो हमारे नेत्र लेंस के द्वारा एंगल बनता है अल्फा, और उसी चीज को हम लेंस की मदद से देखते हैं तो हमारी आंखों में जो एंगल निर्मित होता है उसको बोलते हैं बीटा। तो बीटा/अल्फा इज नोन एज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको समझ में आया, यू क्या है? वस्तु की लेंस से दूरी। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की अपनी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? देखिए, u का मान अगर हम कम करेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, यानी किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए वस्तु की जो दूरी है वो नेत्र लेंस के काफी नजदीक होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही ज्यादा इसकी आवर्धन क्षमता होगी। लेकिन आपको मालूम है कि u का मान कम करने का मतलब इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी कम करना पड़ेगा, और फोकस दूरी कम करने का मतलब हुआ तभी u भी कम होगा, और u कम होगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन आपको मालूम है किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। एक लिमिट से ज़्यादा हम किसी भी नेत्र लेंस किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको एक दायरे से ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसमें दो लेंसों का उपयोग करके हम उसके मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाता हूं। चलिए हम लोग अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? दो लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वस्तु हमारे सामने होती है तो ओ लेंस का अपर्चर या द्वारक छोटा होता है, तो इसका डायग्राम देखिए, इसको बोलेंगे हम लोग ओ लेंस। ओ लेंस का मतलब स्टूडेंट मैं लिख देता हूं यहां पर, ओ लेंस का मतलब होता है ओ लेंस जो वस्तु की ओर होता है, अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु की ओर होता है। और ये है आपका ई लेंस। ये क्या है स्टूडेंट? ई लेंस जो आंखों की ओर होता है। ई लेंस जो आंखों की ओर होता है, नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका लेंस। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। चूंकि ये वस्तु काफी नजदीक होती है, जैसे माइक्रोस्कोप का मकसद क्या है? जैसे हमारे पास कोई सैंपल आया है ना, चाहे कोई सेल का हो, चाहे ब्लड का हो, चाहे वायरस का हो, बैक्टीरिया, वो हमारे काफी नजदीक होती है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा होता है कि हम उसको अपन नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो क्या करता है माइक्रोस्कोप? उस ऑब्जेक्ट के इमेज को वो लेंस क्या करता है जो वस्तु की ओर जो लेंस होता है, ये लेंस क्या करता है? वो लेंस का काम है इस ऑब्जेक्ट के एबी के ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाकर नेत्रिका लेंस के सामने देना। देखिए एबी इसके फोकस के बाहर रखा गया है। देखिए ध्यान दीजिए, इसके फोकस के अंदर रखोगे तो इसका इमेज यही बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका पर्पस ये है, वो लेंस का काम केवल ये है कि जो भी वस्तु वो लेंस के सामने रखा हुआ है उसके प्रतिबिंब को बनाकर नेत्रिका लेंस के सामने देना। तो A' B' क्या है? इस AB का प्रथम प्रतिबिंब हुआ। तो यहां पर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये ओ लेंस से ये होगा प्रतिबिंब की दूरी। V0 लिखा मतलब, ये 0 लिखा मतलब ओ लेंस है। और नेत्रिका लेंस को आगे पीछे करके जैसे हम इसके प्रथम प्रतिबिंब को, इसके द्वारा निर्मित प्रथम इमेज को A' B' को इस नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर लेकर आते हैं, तो इमेज कैसा बनेगा? जैसी कोई वस्तु या इमेज किसी भी नेत्रिका लेंस के सामने रखा हुआ है, कोई भी वस्तु अगर किसी नेत्रिका लेंस के सामने फोकस के अंदर रखा है तो इसका इमेज उसी डायरेक्शन में वस्तु की ओर बड़ा और आवर्तित, तो ये फाइनल इमेज यहाँ बनता है। इस फाइनल इमेज के द्वारा यहाँ पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमारी आंखों में जो कोण निर्मित होगा उसको बीटा बोलेंगे। और जब हम इसको बिना माइक्रोस्कोप के इसी चीज को हम अपनी आंखों से देखते हैं तो उस समय हमारी आंखों में नेत्र लेंस में जो दर्शन कोण निर्मित होता है वो है अल्फा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अब ये देखो क्या हुआ, ये है आपका है यू वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। कहां से? ओ लेंस से।
और ये जो प्रथम प्रतिबिंब बना है ये ई लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक है। और इस फर्स्ट इमेज को जैसे इसके ई लेंस के फोकस के अंदर लेके आते हैं उसका इमेज फाइनल इमेज यहां बनता है। तो फाइनल इमेज के द्वारा मेरी आंखों में जो कोण निर्मित हो रहा है बीटा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में क्या हमारा मेन पर्पस क्या रहता है कि हम उसके विजुअल एंगल को इंक्रीज करते हैं। वी हैव टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी प्रकाशीय यंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत ये है कि किस तरह से उसके दर्शन कोण को बढ़ाया जाए। तो ओ लेंस का काम क्या है, यहां लिख देते हैं स्टूडेंट, ओ लेंस का काम वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर नेत्रिका लेंस को देना, बस यही काम है इसका, और कोई काम। इसको बोलते इसलिए क्योंकि ये वस्तु की ओर होता है लेंस, इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस या विदर्शक लेंस, और ये लेंस हमारी आंखों के पास होता है इसलिए इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसों की मदद से, दो उत्तल लेंस की मदद से हम आवर्धन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये इसका जो द्वारक होता है, द्वारक का मतलब इसका जो एपर्चर होता है बहुत छोटा होता है, द्वारक एपर्चर छोटा होता है, और नेत्रिका लेंस का अपर्चर से तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तो आप किसी माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये कहां से ले रहे हैं अपन, ये जो डिस्टेंस है ये ओ लेंस से, तो यू नॉट लिख रहा हूं, और ये जो प्रथम प्रतिबिंब बना है, ये प्रथम प्रतिबिंब बना है ये कहां से, ओ लेंस, तो वी नॉट लिख रहा हूं, और जो प्रथम प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के सामने है, तो ये जो फर्स्ट इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके डिस्टेंस को लिखूंगा तो यू ई लिखूंगा। तो वी नॉट प्लस यू ई ये जो होगा ये इससे डिसाइड होगा कि माइक्रोस्कोप का लेंथ कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, आवर्धन क्षमता एमपी मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला वही है जो स्टार्टिंग बताया। आवर्धन क्षमता निकालने का मतलब जब हम यंत्र के द्वारा देखते हैं तो हमारी आंखों में कितना दर्शन कोण बनता है, बीटा, और बिना यंत्र के जब हम देखते हैं उसी ऑब्जेक्ट को तो कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। इसी को अगर हम ऊपर नीचे 10 ले लें तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लिखते हैं। तो इसका डेरिवेशन से हमको कोई मतलब नहीं है, सीधा इसका जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो आता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यू ई। तो स्टूडेंट डी आपको मालूम है ये है डी। जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो उस समय हमारी आंखों में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। और जब हम यंत्र के द्वारा देखते हैं तो जो फाइनल इमेज का हमारी आंखों में जो इमेज बनता है उसको बीटा, तो बीटा अपॉन अल्फा के थ्रू हम निकालते हैं, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर ये आता है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बतलाता है कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। तो किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूज किया जाता है। जो पहला लेंस होता है उसको बोलते हैं ओ लेंस या अभिदर्शक लेंस, जो वस्तु की ओर रखा रहता है। इसका काम क्या है, वस्तु के इमेज को बनाकर ई लेंस को देना। ई लेंस में आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था रखती है। जो फर्स्ट इमेज बनता है उस फर्स्ट इमेज को ई लेंस के जैसी फोकस के अंदर लाते हैं तो इमेज बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है और आभासी बनता है। और उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंखों में जो एंगल निर्मित होता है उसको बोलते हैं बीटा। और बिना इंस्ट्रूमेंट के जब हम वैसी वस्तु को देखते हैं बिना किसी यंत्र की मदद से, तो उस समय हमारी आंखों में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो बीटा अपान अल्फा इसको बोलते हैं किसी भी प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता, यानी यंत्र के द्वारा निर्मित दर्शन कोण और बिना यंत्र के द्वारा आंखों में निर्मित दर्शन कोण। तो इसके थ्रू ये निकालते हैं। तो यहाँ आप देखोगे स्टूडेंट, ध्यान दोगे, यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ दो लेंस है तो दो चीजें मिली हैं। तो यहाँ पर देखिए एमपी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आता है। पहला जो टर्म्स है ये आपका इसके बारे में ओ लिखा हुआ है, यानी ये आपका हो गया एम नॉट, और ये किसके बारे में, नेत्रिका लेंस के बारे में एम ई। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, किसी भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो ओ लेंस की आवर्धन क्षमता और ई लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट?
अब हम टेलीस्कोप का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद रेंजर में पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। टेलीस्कोप में भी वही चीज है, बस अंतर यह है कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो काफी अनंत दूरी पर होता है, काफी जैसे तारों से आने वाला प्रकाश, किसी ग्रह को देखना, वो काफी अनंत दूरी पर होता है, काफी दूर पर। तो उन अनंत दूरी से आने वाली किरणों को रिसीव करने के लिए इसका जो द्वारक को बड़ा रखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप में ओ लेंस बड़ा होता है और ई लेंस क्या होता है, छोटा होता है। ओ और ई लेंस मैंने आपको समझा दिया, ये वस्तु की ओर होता है और ये हमारी आंखों के सामने होता है, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं, इसको ओ लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इमेज क्या बनेगा। जैसे कि आपको मालूम है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में या उत्तल लेंस में अनंत से आने वाली किरणों का इमेज कहाँ बनता है, उस लेंस के फोकस पर। देखिए फोकस F0 लिखा हूं, F0 का मतलब इस लेंस का फोकस पर बनेगा, ओ लेंस के फोकस पर बनेगा। ये आपको मालूम है कि उत्तल लेंस में अनंत से आने वाली किरणों का इमेज उसके फोकस पर बनता है। ये बन गया इमेज, देखिए ये बन गया, इसका नाम दिया ए और बी। ठीक है, अब चलिए, तो ओ लेंस का काम क्या है कि दूर, जो बहुत दूर कोई वस्तु स्थित है उसके इमेज को बनाकर ई लेंस को देना, बस इतना ही काम है इसका, और कुछ काम नहीं है। बाकी जो काम है मैग्नीफाइड करने का, वो ई लेंस करता है। अब ये जैसी इमेज बना ए बी, अब इसको आगे पीछे कर कर इस इमेज को इसके फोकस के अंदर जैसे लेकर आते हैं, तो जैसे कि मालूम है कि किसी भी उत्तल लेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को उसके फोकस के अंदर लेके आओगे, तो इस इमेज का जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर। देखिए कैसे बनता है, एक रे ऐसा गया तो ऐसा निकल गया, सीधा फोकस से निकल गया, इसके एफई के फोकस से। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर जाएगा, सीधा निकल जाएगा। अब यहाँ तो नहीं मिल रही है तो यहाँ पर कहीं मिलेंगे, तो इसका फाइनल इमेज बनेगा ए डेज बी डेज। तो यहाँ पर एंगल जो अल्फा यहाँ मिल गया, और बीटा जो फाइनल इमेज का हमारी आंखों के द्वारा निर्मित कोण बीटा। तो यहाँ पर जो होता है मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो आपका होगा बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या हुआ, फाइनल इमेज का नेत्रिका लेंस के द्वारा निर्मित दर्शन कोण या हमारी आंखों में निर्मित दर्शन कोण बीटा है। और चूंकि ये तो हमारे पास नहीं कि हम पास रख के देख ले, तो काफ़ी अनंत दूरी से आ रहा है, तो इससे अनंत दूरी से आने के थ्रू जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको हम अल्फा बोल देते हैं। तो बीटा, ये अल्फा, तो बीटा अपान अल्फा। इसको अगर आप स्टूडेंट सॉल्व करोगे, ये आपको करना नहीं है, इसका डेरिवेशन से मतलब नहीं है, ये सीधा आता है माइनस आएगा F0 अपान UE। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आ रहा है माइनस आएगा। माइनस का मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा प्राप्त हो रहा है। और F0 किसका है, ओ लेंस की फोकस दूरी है। और UE क्या है, ये जो फर्स्ट इमेज बन रहा है उस फर्स्ट इमेज का नेत्रिका लेंस से जो दूरी होगी उसको बोलते हैं UE। और टोटल यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको बोलते हैं टेलीस्कोप का लेंथ। यानी टेलीस्कोप कितना लंबा होगा ये डिसाइड करेगा कि ओ लेंस की फोकस दूरी कितनी है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी है, यानी F0 प्लस UE। बस खत्म। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वो है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में थोड़ा डिफरेंस करके एक चार्ट बना के दिखाता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में आता है। उसके बाद में रेंजर का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जो पिछले साल एग्जाम में आ चुका है। अब मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। इसको ध्यान से देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो पहला डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू सी अ नियर बाई कैप्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग नजदीक रखी किसी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और दूरदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है, इट इज यूज्ड टू सी द हेवनली बॉडी, यानी बड़ी चीजें जो हमसे काफी अधिक दूरी पर है उन चीजों को देखने के लिए, उन चीजों के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए या मैग्नीफाइड करने के लिए टेलीस्कोप उपयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप मतलब दूर रखी चीजों को आवर्धित करने के लिए, जो बहुत इतनी अधिक दूरी पर है कि वो हमको दिखाई नहीं दे रही, हालांकि वो काफी बड़ी है लेकिन इतनी अधिक दूरी पर है कि उसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण बहुत कम है। तो दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप। और हमारे पास जैसे हमारे टेबल में या लेबोरेटरी में या टेक्नीशियन जो होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, ब्लड सैंपल देते हो तो आपने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप के थ्रू उस ब्लड सैंपल को स्टडी करता है। तो जो स्लाइड होते हैं ब्लड के या सेल्स जो भी है
वो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने होता है, वो उसको मैग्नीफाई करके ई लेंस को देता है। तो ये क्लियर हो गया पहला कि संयुक्त जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में चीज़ें वो लेंस के सामने होती है, जबकि दूरदर्शी में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द हेवनली बॉडी, यानी चीज़ें काफ़ी बड़ी है लेकिन हमसे काफ़ी दूर हैं। तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, और पास की चीज़ें जो बहुत छोटी होती हैं उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, जैसे कि आपको मालूम है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इसका मैं डायग्राम भी आपको बताया, फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो ये हम छोटा रखते हैं ओ लेंस को छोटा रखते हैं क्योंकि वस्तु हमारे काफ़ी नज़दीक है, तो ओ लेंस को बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी आंखों के सामने जो लेंस होता है ई लेंस, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो स्टूडेंट वही लिखा हूँ, द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इज द वेरी स्मॉल, यानी कहने का मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ओ लेंस का या अभिदर्शक लेंस का द्वारक या अपर्चर बहुत छोटा होता है, जबकि ई लेंस का थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी बात को जब हम लिखेंगे फोकल लेंथ के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे, जब इसके अपर्चर बहुत कम होगा तो इसका फोकल लेंथ f0 लिखते हैं और इसके फोकल लेंथ को fe, तो ये क्या होता है, छोटा होता है। यानी माइक्रोस्कोप में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कम होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, चीज़ें हमसे काफ़ी दूर होती हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ें लेकिन दूर है, तो ओ लेंस को बड़ा रखा जाता है और ई लेंस क्या होता है स्टूडेंट, छोटा होता है। ये आपका हो गया ओ लेंस और ये हो गया आपका ई लेंस। तो चीज़ें हमसे काफ़ी अधिक दूर है तो ओ लेंस को बड़ा रखा जाता है, उसका फोकस f0 है और इसका फोकस क्या है, fe, तो f0 का मान ज़्यादा होगा। तो दूरदर्शी में ओ लेंस या अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से हमेशा ज़्यादा होती है, इसका ठीक उल्टा इसमें होता है। उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये छोटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है, यानी माइक्रोस्कोप का साइज छोटा होता है। आप कोई भी माइक्रोस्कोप देखो कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा रहता है, काफ़ी बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, मतलब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अलग टॉपिक है। तो जनरली अगर आपने किसी लैब में देखा होगा या तो हॉस्पिटल्स में देखा होगा या लैब टेक्नीशियन के रूम में देखा होगा, तो वो छोटा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नियम लागू है कि उसका जो ओ लेंस की फोकस दूरी कम होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आकार काफ़ी छोटा होता है, यानी माइक्रोस्कोप छोटे होते हैं। लेकिन दूरदर्शी में उल्टी चीज़ है, दूरदर्शी में क्या होता है, ओ लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेत्रिका लेंस के फोकल लेंथ से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने से इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि टेलीस्कोप का साइज माइक्रोस्कोप से काफ़ी बड़ा होता है। आप कभी भी यहाँ यहाँ पर रायपुर में है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में है, कभी कभी जब वो खगोल दिवस मनाया जाता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है, तो आप देखोगे काफ़ी लंबा रहता है, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर इतना लंबा रहता है। जो स्पेस में चंद्र टेलीस्कोप है या बहुत सारे टेलीस्कोप भेजे गए हैं, उनका साइज तो बहुत ही बड़ा रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि माइक्रोस्कोप का साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि FO छोटा होता है, FE बड़ा होता है, तो उनका डिफरेंस कम होगा। ये बड़ा क्यों होता है इसका साइज? क्योंकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है नेत्रिका, तो इनका जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज। इसका द्वारक छोटा होता है, द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज अ वेरी स्मॉल, यानी द्वारक अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा होता है सूक्ष्मदर्शी में, और टेलीस्कोप में इसका जो अपर्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? और इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है V0/U0। तो ये जो पहला टर्म है ये ओ लेंस की आवर्धन क्षमता को बताता है, जो दूसरा टर्म है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता को। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आवर्धन क्षमता होती है नेत्रिका लेंस और अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें तो -F0/UE। F0 क्या है? F0 का मतलब स्टूडेंट, F का मतलब फोकस किसकी? ओ लेंस, अभिदर्शक लेंस की। U यानी वस्तु की दूरी, E का मतलब नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, या नेत्रिका लेंस से जो फर्स्ट इमेज बन रहा है उसकी दूरी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब रेंजर का एक क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले साल आया था, तो उससे आपको बातें पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट हम लोग रेंजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्या क्वेश्चन है?
एक दूरदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः f0 एंड fe है। इनके बीच संबंध होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी को इंग्लिश में लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप आर f0 एंड fe रेस्पेक्टिवली, रिलेशन बिटवीन देम विल बी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन अभी बताया डिफरेंस में। तो देखिए क्या होगा इसका, आपको मैं बताया ये आपका टेलीस्कोप में ये होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। इसको बोलते हैं ओ लेंस और इसको बोलते हैं ई लेंस। ओ लेंस का फोकस दूरी f0 है, इसका fe है, तो ये हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। ये क्या होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से अगर लेक्चर को सुनोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है लाइट से, ये लाइट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं अगला वीडियो डालूंगा आपको, वो जो रेंजर का सिलेबस है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हुआ, जो भी ये सिलेबस सब मैं डालूंगा। बस इसको ध्यान से देखिए इसको, और जब भी आप देखोगे तो इसको साथ में कॉपी और पेन के साथ बैठिए ताकि आप जो अच्छी बातें उनको नोट कर सकें। तो आपको क्लियर हो गया ये, इसका आंसर क्या होगा, f0। किसी भी टेलीस्कोप में f0 क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका अपर्चर काफ़ी बड़ा होता है। अपर्चर बड़ा होने के कारण इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, और नेत्रिका लेंस का अपर्चर छोटा होता है, द्वारक छोटा होता है, इसका फोकल लेंथ कम होता है। ये दूसरा तरीका ये है, इसको और दूसरे तरीके से भी, क्योंकि किसी भी टेलीस्कोप का जो आवर्धन क्षमता होता है वो f0/ue ऐसा होता है। मैंने अभी आपको लिखा है माइनस साइन के साथ। तो अगर आपको आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो क्या, हाँ नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछा ना, इसमें तो पूछा ही है। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो किसी भी टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। तो ये लाइट का सबसे लास्ट टॉपिक था जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें बेसिक अंतर बस यही छोटा बड़ा का है। वो लेंस छोटा होता है माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में बड़ा होता है, बस यही अंतर है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि हम दर्शन कोण के मान को बढ़ाते हैं और हमेशा जो भी इमेज बनता है वस्तु को, हमेशा इमेज को नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर लेके आते हैं तो इमेज बड़ा दिखता है। इन्हीं सब के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आपसे फिर से अपील है कि आप पहली बार जुड़े हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस नॉलेज को पहुंचाइए, उसको फॉरवर्ड करिए। इन्हीं बातों के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। फिर अगले लेक्चर में हम फिर रेंजर के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।